सेव किया था ना? मैं सिर्फ इसलिए गया था क्योंकि उसने मुझे कॉल किया, that's it. But listen तो. Save it for someone else. जिंदगी में सेव करना जरूरी है, मगर जब बात पैसों की हो, सिर्फ सेविंग से काम नहीं चलेगा। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए और अपने सेविंग्स को आगे बढ़ने का मौका दीजिए। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. नमस्कार, द प्रिंट में आपका स्वागत है। हरियाणा में नूंह में आखिर क्यों भड़की हिंसा? सुप्रीम कोर्ट द्वारा राहुल गांधी के कन्विक्शन पर लगाई रोक का मतलब क्या है और कास्ट बेस्ड सेंसस का महत्व क्या है? पिछले हफ्ते आपने हमें ऐसे ही ढेर सारे सवाल भेजे और आज के इस एपिसोड में हम एक बार फिर आपके सवालों पर चर्चा करेंगे। हेडलाइंस के पीछे शेखर के साथ मैं अपूर्वा मंधानी और मेरे साथ है हमारे एडिटर इन चीफ शेखर गुप्ता। स्वागत है आपका शेखर। धन्यवाद अपूर्वा, स्वागत है आप सबका भी हमारे शो में। और मेरी आपसे गुजारिश ये भी है कि आप हमारे मेंबर बने। बहुत पैसा लगता नहीं है, आपकी स्क्रीन पर लिखा होगा कितने पैसे भी बनते हैं और कहाँ आपको क्लिक करना है, उसमें क्लिक कीजिए, मेंबर बनिए। मेंबर बनेंगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिलेंगे और आपके एक सवाल जो हैं, आपके प्रश्न पहले अपूर्वा पिकअप करेंगी पूछने के लिए। जी, इस बार भी आप देखिएगा अगर इस एपिसोड के दौरान कि मैं कितने सारे मेंबर्स के सवाल लेती हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन भी सवाल मेंबर का है, आदित्य। वो पूछ रहे हैं कि हाल ही में हरियाणा के नूंह में हो रही हिंसा के संबंध में आपके क्या विचार हैं? पिछले साल भी हमने रामनवमी के दौरान इसी तरह की हिंसा की खबरें सुनी थी। त्योहारों को इस तरह से निशाना क्यों बनाया जा रहा है? साथ ही ऐसी हिंसा से निपटने के हरियाणा सरकार के तरीके के संबंध में आपके क्या विचार हैं? देखिए, पहली बात ये है कि हरियाणा सरकार इसमें निपटने में इनकॉम्पिटेंट रही, क्योंकि सबको पता था कि जुलूस निकलेगा। ये सबको भी पता था कि जुलूस के पहले कुछ लोगों ने कुछ ऐसे भड़काने वाले वीडियो रिकॉर्ड करके डाले थे। मैं आ रहा हूँ, किसी ने कहा तुम्हारे जीजा आ रहे हैं, किसी ने कहा ससुराल में आ रहे हैं, है ना। ये सब वीडियो पहले आ गए थे और वीडियो भी उन लोगों से रिकॉर्ड किए हुए थे जो जाने पहचाने थे वहाँ पे, जिन्हें गौरक्षक कहते हैं, लेकिन जाने पहचाने थे, कुछ केसेस में भी शामिल थे। तो सरकार को पता होना चाहिए था कि यहाँ ये कुछ होने वाला है, कुछ हो सकता है, क्योंकि जो इलाका है वो बहुत ही सेंसिटिव इलाका है। सेंसिटिव इसलिए कि इस सारे इलाके में जहाँ मुसलमानों की आबादी बहुत कम है, जैसे हरियाणा पंजाब जो पुराना पंजाब है, उसमें जहाँ तक के सारे मुसलमान पाकिस्तान चले गए थे और जहाँ तक के सारे हिंदू जो उस तरफ के पंजाब में थे, हिंदू और सिख भारत में आ गए थे। लेकिन कुछ इलाके हैं, जैसे पंजाब में मलेरकोटला है, मलेरकोटला के नहीं गए थे। मलेरकोटला के मुसलमानों का नहीं जाना पाकिस्तान एक अलग कारण था। अच्छा। वो कारण ये था कि गुरु गोबिंद सिंह के समय जो वहाँ का नवाब था, उसने शरण दी थी गुरु गोबिंद सिंह के बच्चों को, जबकि मुग़ल उनके पीछे पड़े हुए थे। तो तब से गुरुओं का आशीर्वाद था कि आप जब भी पंजाब में रहेंगे, यहाँ रहेंगे, आपको, आप मुसलमान हैं लेकिन आप बिल्कुल सेफ़ रहेंगे, आपका कोई नुकसान नहीं करेगा। और वो नहीं भी गए और पंजाब में सेफ़ भी रहते हैं जी। और पंजाब में करीब 2% से थोड़ी कम ही सिखों मुसलमानों की आबादी है, वो ज़्यादातर मलेरकोटला में ही है। जो मेवात है ये अब हरियाणा में, पहले तो सब पंजाबी था, ये एक और ज़िला था या एक और क्षेत्र था जहाँ से एक्सचेंज ऑफ पॉपुलेशन पूरा नहीं हुआ जी। मतलब पॉपुलेशन का जो आबादी थी उसका बंटवारा पूरा नहीं हुआ। तो काफ़ी मेव तो चले गए, काफ़ी मेव रह गए, क्योंकि यहाँ दंगे हो रहे थे, कुछ मेव मारे भी गए दंगों में, क्योंकि हिंदू मुसलमान दंगे थे। तो उस समय क्योंकि दिल्ली के बहुत पास था, तो भारत सरकार ने, नेहरू जी की सरकार ने बहुत जल्दी रिएक्ट किया और बोला कि बहुत गलत हो रहा है। गांधी जी ने भी किया और मेव को उनको आश्वस्त किया गया कि आप यहाँ पे सुरक्षित हैं, पाकिस्तान नहीं जाइए। इसलिए काफ़ी मेव रह गए। अब समय के साथ साथ मेव उस एरिया से, पहले ही मेव बहुमत था वहाँ पे, फिर धीरे धीरे हिंदू निकलते भी गए वहाँ से, क्योंकि वो बड़ा बैकवर्ड इलाका है, वहाँ की ज़मीन भी उपजाऊ नहीं है और वहाँ पे एक फसल भी संभव नहीं होती आराम से, ज़मीन उपजाऊ भी नहीं है, पानी भी नहीं है, वो जमुना से बहुत दूर है, कोई नहर नहीं आती। ड्राई एरिया में अरावली के नीचे है, काफ़ी पत्थर की ज़मीन है, और दूसरी ज़मीन ऐसे भी है कि जब पानी भर जाता है तो उसके ऊपर, जिसको कहते हैं सम की ज़मीन कहते हैं, उसके ऊपर जब चूने जैसा वो वाइट सफ़ेद नमक जैसे वो ऊपर आ जाता है, तो ज़मीन में खास उगा नहीं पाते। तो इसलिए जो वहाँ की जनता है वो आमतौर पे गाय भैंस पालने वाली, दूध निकालने वाली, पास्टोरल जिसको कहते हैं, ये भैंस चराने वाली, तो उस तरह की जनता है। तो जैसे देश आगे बढ़ा, अर्थव्यवस्था आगे बढ़ी,
काफ़ी हिंदू परिवार वहाँ से निकल गए, और जो क्योंकि बैकवर्डनेस थी मुसलमान परिवारों में, इसलिए वहाँ पे बर्थ रेट बहुत हाई था जी। अगर आप हरियाणा का सारा बर्थ रेट आप देखें तो करीब 2 से कम है, कुछ 1.7 या 8 कुछ ऐसे है। लेकिन जो यहाँ पर है मेवात में वो करीब 3.9 है, 3.87 है। तो करीब आप समझिए 1.5 गुना से ऊपर ज़्यादा है जी। हरियाणा से, और नेशनल एवरेज से करीब 2 गुना है, क्योंकि नेशनल एवरेज जो राष्ट्रीय एवरेज है हमारी बर्थ रेट 2 है, यहाँ पे 3.87। मतलब कि एक महिला अपने जीवन काल में, जो कि प्रोडक्टिव जीवन काल होता है 18 से 49 की उम्र तक, उसमें करीब 4 बच्चे पैदा करती है, तो उससे जनसंख्या बढ़ती गई। तो अब ऐसा हो गया है कि इस ज़िले में करीब 85% मुसलमान हैं। ये जो 2011 की जनगणना थी, उसके बाद तो हमारे यहाँ जनगणना हुई नहीं, 2011 की जनगणना में 79% से आगे मुसलमान थे, मेयो थे, सब सारे मुसलमान मेयो हैं। तो अभी आप कह सकते हैं कि 85 के आसपास हो गए। तो उस एरिया में जब ये जुलूस चला जा रहा था, क्योंकि वहाँ ये बड़ा मंदिर है और 4 साल से जुलूस जा रहा है, पहली बार नहीं जा रहा है, तो सरकार को पता होना चाहिए था कि भड़काने वाली बातें भी कही गई हैं, जो जिसको हिंदुओं का पक्ष कह लें उसके द्वारा, और मुसलमानों के पक्ष द्वारा उन भड़काने वाली बातों का उतना ही भड़काने वाला जवाब भी आया। ये ऐसे होता है ना, स्कूल के बच्चे कहते हैं अरे तेरे को क्रिकेट का मैच खेलना है तो मेरे साथ खेल में आके दिखाऊंगा, है ना, जैसे चैलेंज थ्रो करना, कहते चुनौती थ्रो करना। तो ये दंगों की चुनौती दी गई। तो ये बात तो सबको पता थी, और ये बातें सब सोशल मीडिया में थी, दुनिया भर में थी। तो इसके बावजूद उसका एक तरह से रोक नहीं पाना पुलिस का फेलियर है। तो अब वो भड़ास में जाके बुलडोज़र लेके, क्योंकि वो बुलडोज़र की एक बात बन गई है उत्तर प्रदेश से, तो हर किसी बीजेपी के मुख्यमंत्री को बुलडोज़र दिखाने हैं, तो वहाँ ले गए हैं, कुछ झुग्गी झोपड़ी उन्होंने तोड़ दी हैं वहाँ पे। लेकिन सवाल ये है कि इसके पहले जाने गई, और जाने के अलावा इतनी ऊंची लपटें उठ रही हैं, बिल्कुल गुड़गांव के पास। गुड़गांव में आपके बिलियंस, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस, सैकड़ों बिलियन डॉलर्स का निवेश है वहाँ पे, जापान का, कोरिया का, अमेरिकन कंपनियों का, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों का। तो ये बहुत बुरा लगता है, और वो भी उस साल जो कि G20 का साल है। अभी 2-3 महीने में G20 की बड़ी एक्टिविटी होने वाली है, सितंबर के अंदर उसकी सबसे बड़ी समिट होने वाली है। ऐसे टाइम ऐसी तस्वीरें आना और ऐसी वीडियो आना बहुत बड़ा फेलियर है। शिखर, इसी से जुड़े कई सारे सवाल आए हैं हमें। अनुराग जैन जो कि हमारे मेंबर हैं, पूछ रहे कि हरियाणा की झड़पों को देखकर ऐसा लगता है कि पिछले कुछ सालों में धार्मिक झड़पें काफ़ी बढ़ गई हैं। क्या ये बीजेपी की ध्रुवीकरण की राजनीति का नतीजा है? ये स्थिति वो बोल रहे हैं एनडीए के पहले कार्यकाल में इतनी खराब क्यों नहीं थी, और एनडीए की इस कार्यकाल में और ख़राब क्यों होती जा रही है? देखिए, आपका सवाल बहुत अच्छा है, और काश मेरे पास आपका आपके लिए बहुत सटीक जवाब होता है। सटीक जवाब नहीं है, लेकिन मैं भी थोड़ा एनालिटिकल बात कर सकता हूँ, इधर उधर के नहीं कर रहा, एनालिटिकल बात कर रहा हूँ। वो ये है कि पहली बात तो ये कि हाँ, ऐसे इंसिडेंट्स बढ़े हैं, मध्य प्रदेश में हुए, अब यहाँ पे हो रहे हैं, उसके पहले शाहीन बाग वगैरह के आसपास हुए थे। तो पिछले 4 साल में ये ऐसे इंसिडेंट्स काफ़ी बड़े हैं। अब जैसे मणिपुर में हो रहे, वो हिंदू मुसलमान नहीं है और वो हिंदू क्रिश्चियन भी नहीं है, लेकिन चाहे एथनिक कह लीजिए, वो एक डिस्टर्बेंसेस हैं। तो जो एक चीज़ें हम थोड़ी भूलने लगे थे कि धुएं के गुबार उड़ रहे हैं और आग की लपटें हैं, लाशें हैं, कर्फ्यू लगे हुए हैं, लंबे इंटरनेट बैन है, एक महीना, मतलब कम से कम 10 दिन 15 दिन। तो ये कुछ देश के कुछ इलाकों में ऐसी स्थिति दोबारा आई है, जो कि अच्छी बात नहीं है, और ये सोचने की बात है भारत सरकार के लिए भी है और राज्य सरकारों के लिए भी कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक और सवाल लूँगी, विशाल कुमार यादव का है, जो कि हमारे मेंबर हैं। बोल रहे कि हरियाणा में दंगा और ट्रेन में धर्म देखकर हत्या, क्या ये अब धीरे धीरे भारत की हकीकत बनती जा रही है? क्या हम अब उस रास्ते पर चलने लगे हैं जहां सबको ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि हिंदू धर्म शांति का धर्म है, जैसा हमें इस्लाम के बारे में कहना पड़ता है जब कहीं कोई इस्लाम पर खतरे के नाम पर आम लोगों को बम से उड़ा देता है? क्या अब हिंदू धर्म भी खतरे में आ गया है और डंडा, लिंचिंग, गोली के बाद नेक्स्ट लेवल बम है हमारा? देखिए, ये जो बात आप कह रहे हैं ये बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि ट्रेन में जो हुआ, जो अब उस कांस्टेबल को अब जो मर्जी कह लें, ये भी सच है कि उसने अपने अफसर को पहले मारा, जो कि हिंदू है, ट्राइबल हिंदू है, मीना साहब हैं,
साहब थे, वो ट्राइबल ज़्यादातर राजस्थान के होते हैं, मीना ट्राइबल होते हैं, एसटी कैटेगरी के होते हैं। तो उसको मारा और फिर चुन के मुसलमानों को मारा, और जो पहचाना जो मुसलमानों को उनको मारा। तो ये तो है कि एक परमिसिवनेस आ गई है बात में कि मुसलमान है तो उसको मार सकते हैं। और काफ़ी लोग जो अनपढ़ भी नहीं है लेकिन कम पढ़े, कम अकल है, और कम अकल को हथियार मिल गया, और उस टाइम पता नहीं उसका क्या मानसिक दशा थी जी। तो ये एक बात आगे निकल गई है। मैं कहूँगा कि जो ट्रेन में हुआ है वो एक तरह का आतंकवाद ही है, क्योंकि जब आप चुन के एक धर्म के लोगों को चुन के उनको मारेंगे, आपके पास हथियार है, उनके पास हथियार नहीं है, वो आपसे नहीं लड़ रहे हैं, वो सिर्फ बैठे हुए हैं, वो आपको थ्रेटन नहीं कर रहे हैं, आपको ये कोई शक करने की ज़रूरत नहीं है का कारण नहीं है कि अरे ये हो सकता है आतंकवादी हो तो मैं पहले ही मार दूं, ऐसा कुछ नहीं है। आपने चुन के उनको मारा, तो ये तो एक तरह का जैसे जिसको हम लोन वुल्फ अटैक कहते हैं, जब एक आदमी जाके कुछ आतंकवाद करता है, कुछ ऐसा है। तो इसके साथ दोनों बातें हैं, एक तो इसको ये कहना कि नहीं उसका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ था इसीलिए उसने मारा, उसने चुन के एक धर्म के लोगों को मारा, उसका वीडियो भी बनवाया, तो वो मामला इतना सीधा नहीं है। लेकिन इस मामले को लेके फिर सारे हिंदू धर्म को पेंट करना कि अब सारे ऐसे हो गए हैं, वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा देश है। इसमें हमें देखना है कहाँ क्या टेंडेंसी है, कहाँ क्या बढ़ रहा है, और जहाँ ऐसी टेंडेंसी बढ़ रही है वहाँ उसको रोकना है, उसको चैलेंज करना है और उसे काउंटर करना है। ना सिर्फ उसको लॉ एंड ऑर्डर के तरीके से काउंटर करना है, लेकिन उसको पॉलिटिकली फिलोसॉफिकली भी उसको काउंटर करना है, क्योंकि अच्छा नहीं है, हिंदू धर्म के लिए छोड़ दीजिए, भारत के लिए भी अच्छा नहीं है। बिल्कुल। शेखर, अगला सवाल करण का आ रहा है, पूछ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी की सज़ा पर रोक लगा दी है, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? तो वो आखिर कन्विक्ट ही, क्या उन्हें वापस संसद में आने देना चाहिए? देखिए, कानून देश का है वो बड़ा साफ है, हालांकि पूर्वा आपको बेहतर बता सकती हैं क्योंकि ये लॉ पढ़ी हुई हैं और लॉ कवर भी करती हैं। कानून साफ है कि जब कन्विक्शन पे आपकी स्टे मिल जाता है, ये स्टे सेंटेंसिंग पे नहीं है कि आप जेल नहीं भेजे जाएंगे, वो तो जिसको 3 साल से कम जेल हो उसको स्टे मिल ही जाता है। ये कन्विक्शन पर स्टे है। जब कन्विक्शन पर स्टे होता है तो इसका मतलब है कि जिस कोर्ट ने आपको कन्विक्ट किया था उस पर स्टे हो गया है, इसलिए अब आप कन्विक्ट नहीं हैं। तो जो कन्विक्ट नहीं है वो एमपी बन सकता है, और पहले भी ऐसे ही हुआ है। ये कानूनन एक स्थिति है। बाकी थोड़ा सा पूर्वा आप समझाइए। शेखर, यही आपने सही कहा, सुप्रीम कोर्ट ने एक्चुअली बोला हुआ है, ये 2018 का एक केस है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जैसे ही कोई भी कोर्ट कन्विक्शन पे स्टे लगा देता है, वैसे ही जो डिस्क्वालिफिकेशन है जो राहुल गांधी का भी हुआ था, वो ऑर्डर माननीय नहीं माना जाएगा उसी समय से। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा हुआ है जो आपने कहा। तो मुझे लगता है आपको इस बात से तसल्ली हुई होगी कि हमने आपके सवाल का ठीक से जवाब दिया है। शेखर, अगला सवाल संकेत का आ रहा है, वो पूछ रहे हैं कि कास्ट बेस्ड सेंसस का क्या महत्व है, पिछले ऐसी जनगणना में प्राप्त आंकड़ों की महत्वपूर्ण स्पेसिफिक्स क्या हैं और इससे देश को क्या लाभ होगा। बोल रहे हैं साथ ही बीजेपी कथित तौर पर इससे बचने की कोशिश क्यों कर रही है, वहीं विपक्ष को इससे क्या राजनीतिक फायदा होगा। देखिए, कास्ट बेस्ड सेंसस जो है, जनगणना है, अब ऐसा है कि जिस आइडिया का कोई समय आ जाता है ना, उसको कोई रोक नहीं सकता। विक्टर ह्यूगो ने कहा था, उसको बिना बात वॉल्टेयर के नाम में लगा देते हैं, पर वॉल्टेयर ने नहीं कहा था, विक्टर ह्यूगो ने कहा था कि नोबडी कैन स्टॉप एन आइडिया हुज टाइम हैज कम। फिर मैं कभी कभी जब परेशान हो जाता हूँ किसी बात में तो कहता हूँ नोबडी कैन स्टॉप ए बैड आइडिया हुज टाइम हैज कम। तो मैं ये नहीं कह रहा कि गुड आइडिया है बैड आइडिया है, लेकिन एक आइडिया है। आइडिया ये है कि कास्ट के बेस, अब कास्ट एक सीरियस मसला है और कास्ट एक सीरियस इशू है जिसको सब मानते हैं। कास्ट के नाम से बहुत कुछ होता है, ना सिर्फ राजनीति होती है, लेकिन किसको एडमिशन कहाँ मिलेगा, किसको क्या नौकरी मिलेगी, ये सारी चीज़ें में भी कास्ट इम्पॉर्टेंट है। तो जब कास्ट इतनी इम्पॉर्टेंट है तो कास्ट के ऊपर जाति, अब जब जनगणना करते हैं तो उसमें हर तरीके से इंसान को गिनते हैं, तो अब जाति के हिसाब से इंसान को क्यों नहीं गिन सकते हैं। ये एक प्रिंसिपल आर्गुमेंट है जी। बीजेपी इसको एकदम खुलेआम इसके खिलाफ नहीं बोलती, क्योंकि वो जातियों में खास करके जो ओबीसी हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, उनको नाराज़ नहीं करना चाहती। लेकिन ये साफ है कि वो चाहती नहीं है कि ये हो।
जी। और अपोजिशन क्यों चाहती है? आपकी बात ठीक है, अपोजिशन का चाहती है कि ये हो, क्योंकि दोनों की राजनीति अलग अलग है। और राजनीति वही पुरानी बात जो हम कहते हैं कि सन 1989 से भारत की राजधानी खास करके हिंदी राज्यों की वो ये है कि क्या आप धर्म से हिंदू समाज को सबको इकट्ठा करके रख सकते हैं, हिंदू वोट को इकट्ठा करके रख सकते हैं, या आप जाति के आधार पर उसी समाज को बांट सकते हैं। अगर वो जाति के समाज से नाम से बढ़ता है, जाति के आधार पर बढ़ता है, तो कुछ वोट बीजेपी को जाएगा, जैसे कि अपर कास्ट खास करके बीजेपी को जाएगा, कुछ वोट यादवों की पार्टी को जाएगा, कुछ वोट दलितों की पार्टी को जाएगा। तो बीजेपी का इतना वर्चस्व नहीं रहता है। तो बीजेपी का इंटरेस्ट इस बात में है, बीजेपी का हित इस बात में है कि सारा हिंदू वोट एक तरफ रहे, वो जाति के आधार पर ना बटे। और जो बीजेपी की विरोधी पार्टियां हैं वो सोचते हैं कि अगर सिर्फ हिंदुत्व के नाम पे वोट हुआ फिर तो लोग यहाँ वोट कर देंगे, तो हमारे पास इसकी क्या काट है, और उसकी जो काट है उनके पास वो जाति है, इसलिए वो जाति की बात ज़्यादा करते हैं। शेखर, अगला सवाल सक्षम राय का है, जो कि हमारे मेंबर है। पूछ रहे हैं कि बीजेडी और वाईएसआरसीपी के अनौपचारिक एनडीए सदस्य होने, बोल रहे दिल्ली बिल और अविश्वास प्रस्ताव पर संसद में सरकार को अपना उन्होंने अनकंडीशनल समर्थन दिया है। आपके हिसाब से अगर इंडिया अलायंस बीजेपी को 240 के आंकड़े तक सीमित रखने में सक्षम होती है तो उनकी वफादारी, यानी कि बीजेडी और वाईएसआरसीपी की वफादारी और समर्थन कहाँ रहेगा? देखिए, राजनीति में हर कोई अपने हित में काम करता है जी। तो अभी वाईएसआरसीपी को और बीजेडी को अपना हित इसी बात में नज़र आ रहा है कि हम बीजेपी से पंगा नहीं लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि बीजेपी जो उनके राज्य में उनकी जो ताकत है उसके मुकाबले बीजेपी उनसे उनकी सत्ता नहीं ले सकती है। लेकिन उनको ये भी पता है कि अगर केंद्र सरकार से दुश्मनी रखेंगे, केंद्र सरकार के खिलाफ रहेंगे, तो उनके पास भी वही कुछ उनके ऊपर भी वही कुछ हो सकता है जो कि भी स्टालिन और डीएमके के लोगों के साथ में हो रहा है या केसीआर के लोगों के साथ में हो रहा है। तो वो सोच रहे हैं कि बीजेपी के साथ ही चलो, हमारी उनसे दुश्मनी है भी नहीं और हमारे राज्य में बीजेपी से राइवलरी है भी नहीं, क्योंकि बीजेपी की चुनौती नहीं है हमको। हालांकि ओडिशा में पिछली बार लोकसभा चुनावों में बीजेपी की काफ़ी सीटें आई थीं, लेकिन अगर आप देखें कि उसी दिन वोट हुआ और ओडिशा के वोटर ने कई जगह बीजेपी को वोट दिया। मेरे ख्याल 20 में, जहाँ तक मुझे याद है, 8 या 9 सीटें बीजेपी की हैं, जो कि बहुत होती हैं। लेकिन उन सीटों में भी असेंबली सीटें, उन सेगमेंट्स में असेंबली सेगमेंट्स उन सीटों में भी नवीन पटनायक की पार्टी के पास गए। तो उनको लगता है कि हमारे को जो मैटर करती है बात, वो सिर्फ हमारे राज्य में हमारे पास सत्ता रहे वही करती है, उसके अलावा केंद्र में कोई है हमें फ़र्क पड़ता नहीं। और जहाँ तक लगता है बीजेपी आएगी और बीजेपी का ही बोलबाला है, तो हम उसके साथ में पंगा नहीं लेते हैं। तो ये बड़ा, जिसको हम कहेंगे अंग्रेज़ी में रियल पॉलिटिक है या यथार्थवादी राजनीति है उनकी। लेकिन हाँ, जैसे आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा कल को कितने नंबर आएंगे, मैं इतना बड़ा कोई पहुंचा हुआ इंसान नहीं हूं कि मैं कोई भविष्यवाणी करूं कि चुनाव में क्या होने वाला है। लेकिन अगर जैसे आप कहते हैं कि इस तरह के नंबर्स रहे तो फिर सारे खेल खुल जाते हैं। फिर यही पार्टियां हो सकता है बीजेपी को बोलें कि देखिए हम तो आपके साथ रहे हैं, बीजेपी जाएगी उनके पास कि आप तो हमारे साथ रहे हैं, अब साथ आइए। तो फिर उस समय सब अपनी अपनी डिमांड करेंगे। लेकिन वो बात सारी जो हम कर रहे हैं हाइपोथेटिकल बात है। फिर से मैं क्लैरिटी के लिए कह रहा हूँ कि अभी कोई नहीं जानता कि अगले साल चुनाव में क्या नतीजा आएगा। तो हम अगर ये अटकलें लगानी शुरू कर दें कि बीजेपी की हरे अटकलें अगर 240 से कम हो गई तो फिर क्या होगा, तो ये थोड़ा सा जो कहते हैं ओपीएम डेन वाली बात या चंडू खाने वाली बात है, वो लगती है। अगला सवाल केवी कार्तिक वेंकटेशन का है, हमारे मेंबर हैं। पूछ रहे हैं कि आगामी G20 समिट में भारत का प्राइमरी फोकस क्या होना चाहिए और झड़प की हालिया घटनाओं का इस आयोजन के दौरान भारत की रेप्यूट या प्रतिष्ठा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, भारत की प्रतिष्ठा बहुत बड़ी है, भारत बहुत बड़ा देश है, सब जानते हैं कि इतने बड़े देश में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता है जी। लेकिन अभी अगर आप देखें तो पिछले 3 महीने में कुछ ज़्यादा हो गया है, खास करके मणिपुर। और ये मणिपुर की ऐसी समस्या है कि इसको नहीं संभाला गया तो ये चलती ही रहेगी, क्योंकि 2 कम्युनिटीज़ के अंदर वह बिल्कुल ही एक खाई बन गई है जी। और जो राज्य सरकार है उसकी ज़ीरो क्रेडिबिलिटी है, क्योंकि जो कुकी लोग हैं वो तो सोचते हैं दुश्मन है, और जो मेती लोग हैं वो कहते हैं कमज़ोर है, ये हमारा हित भी नहीं देख सकती।
तो ये चीज़ें जो ऐसी हैं ये कभी भी भड़क सकती हैं, इसीलिए भारत सरकार को, केंद्र सरकार को चाहिए कि अभी जाके जो भी कुछ ऐसा सोल्यूशन निकाल सके इस बात का कि अभी कम से कम ये दोबारा से आग ना लग पाए, ये बहुत ज़रूरी है। मैं नहीं सोचता कि ये गुड़गांव और नूह जैसी चीज़ जो हुई है ये कुछ बहुत आगे चलने वाली है। ये मुझे लगता है कि थोड़े दिन में ठंडी हो जाएगी और लोग अपने अपने काम पे चल पड़ेंगे। उसके बाद में जो केस वेस होते हैं वो होते रहेंगे। लेकिन जो मणिपुर जैसी समस्या है वो एक लॉन्ग टर्म समस्या है और बहुत पेचीदा समस्या है। और अब वो बात नहीं है कि वो इतना दूर है कौन देखता है, अब तो कुछ भी दूर नहीं है जी। जो भी कुछ होता है एकदम निकल के आता है ना। वो जो 2 महिलाओं का वाला केस था वो भी तो वीडियो बाहर आ गया, वीडियो बाहर आके सारी दुनिया में वो देखा गया और सारी दुनिया में वो बात फैल गई। तो इसलिए ऐसी जो आग जलती रहती है सारे में, अच्छी बात नहीं, कभी भी ज़्यादा भड़क सकती है। शिखर, अगला सवाल रजनीश मेहता का है, हमारे मेंबर हैं, क्रिकेट से जुड़ा सवाल है। पूछ रहे हैं कि इंग्लैंड ने टेस्ट क्रिकेट खेलने के तरीके को कुछ हद तक बदल दिया है। वो बोल रहे हैं हमने हालिया एशेज सीरीज़ के दौरान भी खचाखच भीड़ देखी। क्या आपके हिसाब से भारत जैसे और टेस्ट खेलने वाले देशों को भी इस तरह से खेलते हुए आप देखते हैं, खासकर भीड़ को लगभग खाली स्टैंडों पर वापस लाने के लिए? देखिए, आप 2 बातें कह रहे हैं वो अलग अलग है। पहली तो एक कि इंग्लैंड ने जो तरीका शुरू किया जिसको बेसबॉल कहते हैं कि आप 4.5-5 पर ओवर के हिसाब से स्कोर करिए, जो कभी टेस्ट क्रिकेट में नहीं होता था। मतलब एक दिन में 400 रन बना दीजिए, पहले नहीं होता था क्योंकि आपको पता है क्रिकेट में आजकल 90 ओवर रोज़ होते हैं। तो 5 अगर पर ओवर करें 450 तो 450 450 बना दिए, इसका मतलब आप 4.5-5 के बीच में पर ओवर स्कोर कर रहे हैं। ये इंग्लैंड का है। लेकिन कुछ ऐसे भी लगता है कभी कभी कि इंग्लैंड उसका थोड़ा सा गुलाम बन गया है। अच्छा। गुलाम इन द सेंस के कई बार उनको खतरा भी हो जाता है कि बना तो दिया आपने 55 ओवर में 280 रन, लेकिन बने तो 280, तो दूसरी टीम को उससे चांस हो जाता है जीतने का। जैसे कि अभी 5वां टेस्ट था, उसमें एक समय आया था लगता था कि ऑस्ट्रेलिया का चांस हो गया जीतने का, क्योंकि इंग्लैंड ने लगा कि काफ़ी रन नहीं बनाए और ऑस्ट्रेलिया के लिए टाइम भी काफ़ी छोड़ दिया था। वो तो चलो बाद में बारिश से रुका, फिर वापस आए, फिर बॉलर चल गए इंग्लैंड के, तो वो जीत गए, एशेज बराबर हो गई। लेकिन इस सब के बावजूद मैं कहूँगा कि जो इंग्लैंड ने चेंज किया क्रिकेट में, जब एक टीम चेंज करती है बड़ी टीम तो बाकी टीमें भी उससे उदाहरण लेती है। तो इसका पेस अब शिफ्ट होगा, क्योंकि इस बार ऑस्ट्रेलिया ने भी कभी 3.5 पौने 4 पर ओवर के रेट से बनाए, जो कि टेस्ट क्रिकेट के हिसाब से अच्छे हैं। तो बाकी सब पे इसका असर होगा। दूसरी बात जो आपने कही लोग नहीं देखने आने की, वो मैं कहूँगा भारत के अंदर एक बहुत ही डिसअपॉइंटिंग बात है कि लोग देखने नहीं आते हैं, जबकि T20 वगैरह में आ जाते हैं। ये टेस्ट क्रिकेट को भारत में प्रमोट करना पड़ेगा और उसके लिए कई चीज़ें करनी है। एक तो पिचेज़ ऐसे बने कि लोगों को लगे कि 5 नहीं तो कम से कम 4 दिन तो गेम चलेगा। तो ये 2 दिन में, 2.5 दिन में, पौने 3 दिन में मैच ख़त्म हो रहे हैं। ठीक है, मोस्टली भारत जीतता है इनमें, लेकिन ये बहुत जल्दी ख़त्म हो रहे हैं, तो लोगों को थोड़ा और देखने का एक्साइटमेंट, मज़ा होना चाहिए। दूसरा ये जिसको हम स्पेक्टेटर एक्सपीरियंस कहते हैं कि दर्शक जब देखने आता है तो उसका क्या वहाँ पे एक्सपीरियंस रहता है। तो उसमें सिर्फ ये नहीं कि गेम है, लेकिन टॉयलेट्स कैसे हैं, साफ़ है कि नहीं, पानी ठीक पीने का है कि नहीं, आपको खाने पीने के लिए कुछ मिलता है कि नहीं, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में काफ़ी देर बैठे रहना पड़ता है। आपके स्टैंड्स, आपकी सीटिंग कितनी कंफर्टेबल है, आप कितनी देर धूप में हैं, कितनी देर छाया में है। तो ये सब देखने वाला कौन है? दर्शक आपका ग्राहक है, और आपके ग्राहक को जिसे कस्टमर सेटिस्फैक्शन कहते हैं, आपके ग्राहक को भी खुश करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जो इंडिया के ग्राउंड से भी नहीं करते हैं। तो इंडिया में टेस्ट क्रिकेट को प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी कहें असली क्रिकेट तो टेस्ट क्रिकेट ही है। और जो देश जानकार हैं, आपने देखा अभी इंग्लैंड में कितने लोग देखने आए, और इंग्लैंड में टिकट बहुत महंगा होता है, 100 पाउंड तक का टिकट होता है, बहुत महंगा होता है। ऑस्ट्रेलिया में भी देखने आते हैं, बल्कि मैं कहूँगा साउथ अफ्रीका में भी देखने आते हैं। जब अच्छी टीम खेलने जाए, भारत भी जाए, तो कुछ लोग आते हैं वहाँ पे। भारत के जैसे इतने खाली स्टेडियम नहीं होते जितने भारत में होते हैं। तो इसके लिए BCCI जो कि इतनी एक रिसोर्सफुल संस्था है, उसे कुछ करना चाहिए।
शेखर, अगला सवाल एस वासुदेव का है, जो कि हमारे सब्सक्राइबर हैं। बोल रहे हैं कि ये स्पष्ट है कि काशी विश्वनाथ मंदिर और मथुरा के मंदिरों को मस्जिद बनाने के लिए ध्वस्त कर दिया गया था, फिर मुसलमान मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए उस स्थान को सम्मानपूर्वक वापस क्यों नहीं कर सकते? ऐसा तब है जब अबू धाबी और सऊदी अपने देशों में मंदिर बनाने की इजाज़त दे रहे हैं। देखिए, मंदिर तो नए बनाने में यहाँ भी कोई कमी नहीं है, जितने मर्जी बनाए जा सकते हैं। और सऊदी अरेबिया में भी तो नहीं, लेकिन यूएई में उन्होंने मंदिर बनाने की इजाज़त दी है। इजाज़त क्या, उन्होंने बनवाया है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मस्जिद तोड़ के नहीं जी। अब देखिए, अब 400 साल पहले क्या हुआ, 500 साल पहले क्या हुआ, कई बातें हुई। अगर आप ऐसे शुरू होंगे तो कितने मस्जिदों पर रुकेंगे? तो इसीलिए एक कानून बना था जिसमें ये कहा गया था, हमारे पार्लियामेंट ने बनाया कि एक जो अयोध्या का मसला है, अयोध्या बाबरी मस्जिद का, उसको छोड़ के बाकी सारे जितने भी हमारे यहाँ धर्म स्थान हैं, किसी भी धर्म के हों, वो जैसे सन 47 में देश को आज़ादी में जब मिली थी तब थे, वैसे ही रहेंगे। अब ये पार्लियामेंट की लॉ है, उस लॉ को अपूर्वा आपको समझा सकती है, जो सुप्रीम कोर्ट ने बाद में अयोध्या पे जजमेंट दी। इस लॉ को उन्होंने हमारे संविधान के मौलिक ढांचे में, बेसिक स्ट्रक्चर में पोजीशन किया है। तो इसको बदलना भी इतना आसान नहीं है। तो यही कानून है, क्योंकि अगर हम यही करते रहेंगे हमेशा, तो हमारी सारी पीढ़ियाँ गड़े मुर्दे उखाड़ती रहेंगी। तो कहीं तो इसको बंद करना पड़ेगा ना। तो अब देखिए, इतना अच्छा वहाँ भी जो काशी विश्वनाथ मंदिर है, वो कॉरिडोर इतना अच्छा बन गया, इतने लोग वहाँ जाते हैं। तो इसमें अब कहाँ पे लाइन खींचेंगे? फिर आप कहेंगे मथुरा, फिर कोई बोलेगा अच्छा 3 को मान जाओ, अयोध्या हो गया, काशी और मथुरा मान जाओ, उसके बाद कोई कुछ नहीं कहेगा। पर ऐसी तो कोई गारंटी नहीं है। तो अब कभी कभी छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी कह के आगे चलना चाहिए। इस देश में बहुत बड़े बड़े नए मंदिर भी बन रहे हैं, दुनिया भर में नए मंदिर बन रहे हैं, और अच्छे अच्छे भव्य मंदिर बन रहे हैं। अमेरिका में भी बन रहे हैं, यूके में बने हुए हैं, यूएई में अब बन रहे हैं। तो अभी आगे देखने का समय, पीछे देखने का नहीं। कम से कम ये मेरा सोचना है। जिस कानून की शेखर बात कर रहे हैं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, उसमें मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है। उस वीडियो की लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, अगर आप उस वीडियो को देखना चाहें। चलिए, इसी बात पे हमारा आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। आशा करती हूँ आपको एपिसोड पसंद आया हो। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर से आप कृपा करके वो हमारी मेंबरशिप लीजिए, उसके बहुत फ़ायदे हैं। और आप देखेंगे कि उसके बाद आपके सवाल बार बार अपूर्वा लेंगे, और हमें सवाल भी और भेजिए।